in our last lecture, what we started the topic of proteins, if you guys remember. Proteins. Yes. Yes, ma'am. So in first few slides, we are gonna recall of what we have learned in our previous lesson. So you guys are going to help me in this in order to get the quick recap. All right, Aisha, Kuratulan, and Kuratulan Malik. So what we studied about protein is that it is a main structural component of cells. Is that true? Because proteins are present everywhere, particularly in a cell. We have studied cellular organelles, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which is rough and then smooth. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स है जो क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स. ठीक है, उसके अलावा कुछ राइबोसोम्स एक्स्ट्रा भी हैं जो सेल के अंदर डिस्पर्स हुए हुए, वो भी ऑब्वियसली वो क्या बना रहे हैं, प्रोटीन. सो प्रोटीन जो है मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. ठीक हो गया. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमने सेल के स्ट्रक्चर में देखी है, वेदर इट इज अ प्लांट सेल और एनिमल सेल, हमने वो स्ट्रक्चर पढ़ा था. माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने अभी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में भी ड्रॉ किया. बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के नीचे हमने माइक्रोफिलामेंट्स ड्रॉ किए, माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्रॉ की जो रॉड की थ्रेड की फॉर्म में होते हैं. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है बेसिकली वो सेल को सपोर्ट कर रहे हैं. ऐसे ही है. अब माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने, ट्यूबुलिन प्रोटीन से. माइक्रोफिलामेंट किससे बने हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं. सो प्रोटीन कितने इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेल का. ऐसा ही है. लेट्स कंसीडर सेल एज आवर रूम, कि हमारे रूम में ये जो वॉल्स हैं, दीज आर सेमी परमिएबल फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के वॉल्स हैं. ठीक है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है. इसके सेंटर में अगर किसी रूम में पिलर खड़े हुए हैं जो इस रूम को इसका स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि ये रूम जो है वो स्क्वायर है, तो वो जो पिलर है दैट इज द प्रोटीन, दैट इज माइक्रोफिलामेंट. ठीक है. सो ऑल प्रोटीन्स, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उनके अंदर कार्बन है, उनके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है. कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनके अंदर हमारे पास फास्फोरस एंड सल्फर भी होता है. ठीक है. फ्यू ऑफ देम विल कंटेन आयरन, आयोडीन एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम. आयरन का सिंबल, आयरन का नेम जो है केमिकल नेम इट इज फेरस, और आयोडीन इज फॉर आयरन, आयोडीन इज फॉर आई, Fe फॉर आयरन एंड Mg फॉर मैग्नीशियम. So what we studied about the structure of proteins. Aisha, do you know about something about the structure of proteins? Can you tell us? Aisha, you can unmute yourself. Yes, ma'am. Structure of protein के बारे में, what do you know about structure of proteins? It contains polypeptide. More than one polypeptide. Yes. Amino acids are the building blocks Yes. of proteins. Yes. So a small monomers है in the form of amino acids. They are building blocks और वो join together with the help of peptide bonds. ऐसे ही है. और वो complete एक बड़ा सारा पॉलीमर बना रहे हैं, जिसको उस पॉलीमर को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन. और हमारे पास पेप्टाइड चेन्स है. हमारे कितनी, एक प्रोटीन के अंदर सिंगल पेप्टाइड चेन भी हो सकती है, मोर देन वन पेप्टाइड चेन भी हो सकती है. पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है, मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स. पॉलीमर, मैनी मोनोमर्स के बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर पॉलीमर बना रहे हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं कंप्लीट. जिससे हम एक तस्वीर कंसीडर करते हैं कि एक चेन बन जाती है जिसके अंदर स्मॉल यूनिट्स बने होते हैं हमारे पास, जो उसके बीड्स होते हैं. सो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि वो स्मॉल मोनोमर बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है. अब जो वो मोनोमर है अमाइनो एसिड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि प्रोटीन्स के पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है. ठीक है, ये वाली चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे. हर अमाइनो एसिड के पास ये स्ट्रक्चर ऑब्वियसली होंगे. ठीक है. अब ये बेसिकली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो प्रोटीन्स हैं. और हमारी बॉडी में 20 ऑफ द, सॉरी इट इज अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड की टाइप्स हैं जो ज्वाइन करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में. फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, एक का नाम है एलेनिन. तो ग्लाइसिन 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 की चेन बन जाएगी. ग्लाइसिन एलेनिन, ग्लाइसिन एलेनिन, इसकी एक चेन बन जाएगी. ग्लाइसिन ग्लाइसिन एलेनिन, ग्लाइसिन ग्लाइसिन एलेनिन. इस तरह ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं. ये रिपीटेड फैशन में एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और एक कंप्लीट प्रोटीन बना देते हैं. ठीक है. जो टू सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स हैं उनके एग्जांपल हमारे पास है ग्लाइसिन और एलेनिन. ग्लाइसिन और एलेनिन, अभी हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी हमने कल पढ़ा था लेक्चर में, कि जो हमारे पास NH2 है, इट इज द अमाइनो ग्रुप. ठीक है. NH बेसिकली अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो ग्रुप हमारे पास अमोनिया, वो NH3 होता है. NH3, 3 हाइड्रोजन होते हैं. अब वो वाला एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ, इसने बॉन्ड कार्बन से बना लिया, इसलिए हम इसको NH2 को अमाइनो ग्रुप कहते हैं.
ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप, हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो हम अमाइनो इसका एसिड इसका, तो इसको कंप्लीटली हम अमाइनो एसिड कहते हैं। ये जो आर है, अब ये जो हमने पीछे पहली साइड में पढ़ा कि कुछ प्रोटीन में एस भी होता है, आयोडीन भी होता है, फेरस भी होता है, कुछ प्रोटीन में बेंजीन भी लगा होता है, वो इस आर की जगह, आर जो है साइड चेन है और इट कैन बी वेरिएबल। अगर इस आर की जगह एच है, सिर्फ एच, तो हम इसको कहेंगे कि ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है। अगर इस आर की जगह CH3 लगा हुआ है तो हम इसको एलेनिन कहेंगे। अगर इसके साथ CH3 CH2 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 लगा हुआ है तो वो अलग अमाइनो एसिड होगा। इस तरह अमाइनो एसिड की जो 20 टाइप्स हैं वो इस आर पे डिपेंड करती है। बाकी सब कुछ सेम होगा, NH2 भी होगा, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा, या हाइड्रोजन भी होगा। वेरिएशन कहाँ पे होगी? इस आर ग्रुप में। एम आई क्लियर? हमने कल कुछ वीडियोस देखी थी, ये हम दोबारा नहीं देखेंगे, हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने कुछ एक टर्म थी डाइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड इन योर बुक। डाइपेप्टाइड क्या है? नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। डाई मतलब टू, मतलब टू अमाइनो एसिड ज्वाइन करके एक बना रहे हैं, इसके साथ डाइपेप्टाइड बना रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड दे आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन राइबोसोम्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेंजर RNA व्हिच टेक्स इट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम DNA बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। हम अपनी बुक में ये ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस भी पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट जो राइबोसोम्स हैं, जो हम इनको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे प्रोटीन बनती है। अब अगर हमें जनरली बात करें, स्मॉल बीड्स ऑफ अमाइनो एसिड इनको ज्वाइन करके हमें प्रोटीन की चेन बनाते हैं। तो ये चेन ज्वाइन कैसे होती है अमाइनो एसिड? ये इन राइबोसोम्स का, ये राइबोसोम जो फंक्शनल होते हैं, तो ये स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट दे ज्वाइन टुगेदर एंड एक अमाइनो, ये हमारे पास ये RNA की फॉर्म्स हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, DNA के टॉपिक में। RNA की 3 फॉर्म्स होती है, tRNA, मैसेंजर RNA एंड राइबोसोमल RNA। जो tRNA है ये ट्रांसफर करता है, अमाइनो एसिड लेके आता है। ये देखें, अमाइनो येलो कलर का अमाइनो एसिड लाया है, फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड आया यहाँ पे, दूसरा वाला दूसरा अमाइनो एसिड लाएगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये इसको इसके ये इस ऑरेंज और ब्लू ग्रीन के अंदर बॉन्ड बनवाएगा और यहाँ पे अपना अमाइनो एसिड इसका रिलीज हो जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। फिर ये दूसरा अमाइनो एसिड पकड़ लाएगा और ताकि यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाए। जैसे हम अगर कोई वॉल बिल्ड कर रहे होते हैं तो 2-3 बंदे खड़े होते हैं, एक बंदा एक एक ब्रिक आपको देगा, आप उसको पेस्ट, एक बंदा खड़ा हुआ है जो पेस्ट कर रहा है, फिर वो अपनी अपनी पेस्ट करेगा, 2 बंदे एक टाइम पे खड़े होंगे, अपनी अपनी ब्रिक ज्वाइन करेंगे, जिसकी ज्वाइन हो जाएगी वो चला जाएगा, जो लास्ट वाली ब्रिक होगी वो अगला बंदा उसको पकड़ेगा और जो न्यू ब्रिक आ रही होगी उसको ज्वाइन करेगा, अपनी अब वो अपनी ब्रिक छोड़ के चला जाएगा, उसके पास ब्रिक नहीं है, वो न्यू ब्रिक लेके आएगा in order to make a complete ball. Just the same case in the case of protein formation, एक एक अमाइनो एसिड आता जाएगा और उससे हमारे पास पूरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ आप एक चीज नोट करें, ये इसके अंदर ट्रांसफर RNA के अंदर 3 स्लॉट्स हैं, नजर आ रहे हैं? 1 2 3, इधर इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3। अब एक अमाइनो एसिड का इसके ऊपर एंटी कोडॉन्स होते हैं। DNA जो हमारे पास, DNA मैसेंजर RNA की फॉर्म में जो मैसेज भेजता है राइबोसोम को कि इस सीक्वेंस का प्रोटीन बनाओ। राइबोसोम प्रोटीन खुद नहीं बनाता, राइबोसोम कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से मिलती है, वो बनाता है। अब ये इसके पास जो ये 3 स्लॉट्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, येलो, पर्पल और येलो से। यहाँ पे येलो होगा, यहाँ पे पर्पल होगा, यहाँ पे येलो, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और फिर अपना अमाइनो एसिड से बॉन्ड बनवाएगा। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये हम पढ़ेंगे। सो दिस इज द होल प्रोसेस कि किस तरह डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड बन रहे हैं। 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स है या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे जिससे पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। ये स्ट्रक्चर भी हमने स्टडी किया था। ये देखिए, एक अमाइनो एसिड R1 लिखा हुआ है और एक R2, जनरलाइज एग्जांपल दी हुई है। एक अमाइनो एसिड से OH रिलीज होगा, दूसरे से H रिलीज होगा। हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिलीज होता है और अमोनिया अमाइनो ग्रुप से H रिलीज होता है, ठीक है। जिसके पास जो चीज होगा वो वही रिलीज करेगा ना। इसी तरह यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। एक पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब है कि डाइपेप्टाइड है, मतलब 2 अमाइनो एसिड के अंदर एक बॉन्ड बना है। ट्राइपेप्टाइड का मतलब है 3 अमाइनो एसिड ज्वाइन किए हैं और 2 बॉन्ड बने हैं। यहाँ पे देखें ना, एक और अमाइनो एसिड ज्वाइन करेगा तो एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, बॉन्ड 2 हैं लेकिन 3 अमाइनो एसिड हैं। डाइपेप्टाइड के अंदर एक बॉन्ड बनेगा, ट्राइपेप्टाइड के अंदर 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक बॉक्स है, दिस वन, ठीक है। इस बॉक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, एक लाइन से डिवाइड करेंगे तो दो पीसेस बन गए, 2 लाइनों से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 पीसेस बन गए। 3 लाइन से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जस्ट काउंट के 1 2 3 4 पीसेस में डिवाइड हो गए। लाइंस कितनी यूज हुई हैं? 3। सेम इज द केस विद डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स, कि अगर
तीन अमाइनो एसिड हमारे पास, अब देखें हमने यहाँ पे ये ज्वाइन किए ना, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन, कि अगर हम डाइपेप्टाइड बनाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने इस एक बॉन्ड है और दो अमाइनो एसिड हैं, दिस इज डाइपेप्टाइड। अगर हमारे पास, अब यहाँ देखिए आप लोग कि दो बॉन्ड्स हैं और तीन अमाइनो एसिड हैं, तो ये ट्राइपेप्टाइड है। इज दैट क्लियर? इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपने इसको मिक्स नहीं करना। अब आप यहाँ देखें, बीच में वीडियो थी, हमने फिर पढ़ा था स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो किस किस तरह से प्रोटीन अरेंज होती है ताकि वो एक प्रोटीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर बन सके। अब हमने ये पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड तीसरा हमारे पास क्या स्ट्रक्चर था? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब यू कैन सी हियर कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड। यहाँ देखें कि प्राइमरी अमाइनो एसिड जो थे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था बिल्कुल सिंपल था, लीनियर चेन के ऊपर हमारे पास अमाइनो ग्रुप्स अरेंज हो रहे थे। ऐसे ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, तो लीनियर चेन में ये बना रहे थे हमारे पास एक प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट वाज कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर हमने अल्फा हेलिक्स पढ़े थे। अल्फा हेलिक्स का मतलब है कि प्रोटीन जो है वो स्पाइरली अरेंज होकर अमाइनो एसिड प्रोटीन का स्ट्रक्चर में स्पाइरली इस तरह नजर आ रहा था, अल्फा हेलिक्स, इसको हम कह रहे थे दिस वाज अल्फा हेलिक्स। ठीक है। दूसरा हमारे पास था बीटा प्लेटेड शीट, जो हमें ऐसे नजर आ रही थी कि अमाइनो एसिड इस तरह अरेंज हो रहे थे जिस तरह हम पेपर फैन बनाते हैं, ऐसे ही है। तो इसको हम कह रहे थे कि दोज वर बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है। थर्ड हमारे पास था टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर वाज अ बिट कॉम्प्लेक्स, कि हमारे पास यही सिंगल चेन थी और वो अपने ऊपर फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ हो रही थी। ठीक है। और जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमारे पास 3-4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स दे ज्वाइन टुगेदर, ऐसे था। ये हमारे पास था क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जिसमें 3-4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स दे आर ज्वाइनिंग टुगेदर। अब ईच स्ट्रक्चर में, चाहे वो प्राइमरी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या चीज थी? पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में ही बन रहा है, ऐसा ही है। उसके बाद स्टूडेंट्स जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके अब हमने ये पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ स्पेसिफिक बॉन्डिंग थी जो हमने पढ़ी टर्शरी स्ट्रक्चर में, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में। लेट्स लुक एट देम इन डिटेल। फर्स्ट ईयर समझ आ रही है? अभी तक हम सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक शॉर्टली। अब आप यहाँ यस देखिए, मैम, आ रही है। अब हम यहाँ देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड दे आर जॉइन टुगेदर, लीनियर चेन जो है अमाइनो एसिड की अरेंज हुई हुई है। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने अल्फा हेलिसिस पढ़े, दूसरा बीटा शीट्स पढ़ी। टर्शरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, बीटा अल्फा दोनों, अल्फा हेलिसिस भी थी, बीटा प्लेटेड, ये देखे ना, ये हमें बीटा प्लेटेड शीट भी नजर आ रही है, अल्फा हेलिसिस से दोनों जो है यही प्रोटीन अपने ऊपर फोल्ड हो गई है बार बार। दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में 2-3 प्रोटीन की चेन दे जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, जो भी आयन होता है वो यूज। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। अब हम डिटेल में देखा था हमने कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे देखें अमाइनो ग्रुप NH2, एक CH और ये R साइड चेन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का C डबल बॉन्ड O, और OH जो है जिसने रिलीज होकर वाटर बनाया था, ये OH वाला बॉन्ड यहाँ से बना था। समझ आ रही है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर? यू हैव टू ड्रॉ दैट अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर इन योर टुडेज असाइनमेंट। आज के आपके असाइनमेंट सिर्फ स्ट्रक्चर्स की होगी। ठीक है। आई लिस्ट डाउन दोज टॉपिक्स जो आपने ड्रॉ करने होंगे ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए ये चीजें। ये अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर आपको सेम नजर आ रहा है पैटर्न, सिंपली पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है और एक अमाइनो एसिड, और ये यहाँ पे देखिए कलर भी डिफरेंट है, ईच अमाइनो एसिड इज डिफरेंट, लेकिन ये रिपीट भी हो रहा है। देखें ग्रीन, ग्रीन, येलो, पिंक, रेड, तो ये रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन है काउंटेड 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है।
अब बीटा प्लेटेड शीट्स की हमें समझ आ गई, इस तरह की नजर आएंगी, अल्फा हेलिसेस इस तरह के नजर आएंगे, सिंपल अमाइनो एसिड, वेलिन, हिस्टीन, थ्रेओनीन, ये सब चीजें, ये हमारे पास था सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमें अल्फा हेलिसेस और बीटा प्लेटेड शीट्स नजर आ रही थी। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल अपने ऊपर ही फोल्ड हो रहा है और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्सेस है जो इसके अंदर है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके अंदर, दूसरा डाइसल्फाइड ब्रिजेस है, तीसरा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है। ये चीज एमसीक्यूज में आती है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किस स्ट्रक्चर में हमें विजिबल होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, अब ऑब्वियसली प्रोटीन एक दूसरे पे बॉन्ड जो है वो फोल्ड कर रही है, तो जो भी अट्रैक्टिव चीज होगी वो बॉन्ड तो बन जाएगा फॉरन। यहाँ देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड बन गया, सल्फाइड सल्फाइड का बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। सो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बन गई। सो मॉलिक्यूल जब इट जॉइंस टुगेदर, जब हम एक तस्वीर जो हमारे पास होती है हम उसको बिल्कुल छोटे से अगर अपने हाथ में पूरी तस्वीर कैरी करें तो हम क्या करते हैं कि पूरा मॉलिक्यूल ही हम उसको एक कंप्लीट एक गुच्छा सा बना लेते हैं उसका। तो इसी तरह प्रोटीन जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है उनके पास तीन मेन फोर्सेज हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस। समझ आ रही है इसकी? आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, यू कैन ओपन योर बुक, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर, दिस इज प्रोटीन का कंफर्मेशन, पेज नंबर है 53। प्रोटीन की कंफर्मेशंस हैं, इनके अंदर हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट्स है एसेंशियल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप यहाँ देखें अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स के अंदर हमारे पास कैसे बनती हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये जो हमने पढ़ी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान डॉटेड लाइन में। हमने यही पढ़ा था वाटर की प्रॉपर्टीज में कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डू यू रिमेम्बर दैट? फर्स्ट ईयर यू रिमेम्बर दैट वी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है वाटर मॉलिक्यूल में जहां पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। Yes, ma'am. और उसकी रिप्रेजेंटेशन डॉटेड फॉर्म में होती है। सो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस स्ट्रक्चर में है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है। समझ आ गई? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 54 पे आ जाए, सम प्रोटीन्स देयर लीनियर पॉलीपेप्टाइड इज चेंज टू अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। अल्फा हेलिक्स जो है वो फोल्ड करती हैं बाय आयनिक बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस टू फॉर्म अ ग्लोबुलर शेप। उसको हम कहते हैं कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। अगर ये जो अल्फा हेलिसेस हैं ये वापस अपने ऊपर दोबारा से फोल्ड होंगी जब अल्फा हेलिस, तो वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस की हेल्प से एक ग्लोबुलर, ये देखें जैसे ये ग्लोबुलर सा गोल सा स्ट्रक्चर बना है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन गए और आयनिक बॉन्ड बन गए। सो आयनिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस की प्रॉपर्टी हमें कहाँ नजर आएगी, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब मिक्सअप इधर क्या चीज हो रही है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें थी। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि अल्फा हेलिक्स बीटा बीटा शीट्स भी हैं, जो बॉन्ड अल्फा बीटा शीट्स में थे हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्वियसली वो टर्शियरी में भी होंगे। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि वही बॉन्ड अल्फा हेलिक्स अपने ऊपर जब वापस फोल्ड करेंगे तो उनके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनेंगे और आयनिक बॉन्ड बनेंगे। जब भी फोल्डिंग होगी ऑब्वियसली वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमारे पास some proteins exist in a very complex structure which more than one globular chain attached to each other. This structure is known as quaternary structure. यहाँ देख रहे हैं दो चेन्स है, एक ये लाइट पिंक और ये डार्क पिंक। सो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेंज, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की कि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होंगी बिकॉज टू प्रोटीन चेन्स की ऑब्वियसली वो चेन्स एक साथ हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स है, वो फोर्स का नाम है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इसका मतलब है कि वाटर अगर उनको वाटरी मीडियम में रखें तो वाटर को रिपेल करेंगे। हाइड्रोफो मतलब कुछ लोगों को वाटर फोबिया होता है, कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है। तो फोबिया मतलब होता है खौफ, तो इन प्रोटीन्स को वाटर फोबिया होता है। जैसे ही ये वाटर मीडियम में जाएंगी तो फौरन इस तरह एक दूसरे के साथ कम टुगेदर कर देंगी ताकि वाटर जो है इनकी सरफेस को टच ना करे। सच स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया? That was about the conformation of proteins. I hope अगर कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक, ये वीडियो हमने कल देखी थी। इसके बाद हम आते हैं अपने अमाइनो एसिड्स के ऊपर कि अमाइनो एसिड्स की सिग्निफिकेंस क्या है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो गया होगा होपफुली, NH2 फिर कार्बन हाइड्रोजन, दिस इज द साइड चेन एंड दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हिच इज C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, हमने अब हमने देखे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पेज 53 पे भी मेंशन हुई हुई है। एक अमाइनो टर्मिनल है, एक कार्बोक्साइल C टर्मिनल है, एक N टर्मिनल है। ये जो नाइट्रोजन जहाँ पे अटैच है इसको हम N टर्मिनल कहते हैं। N टर्मिनल मतलब बायोलॉजी में आपको कोई चीज का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू लुक एट द डेफिनेशन, यू जस्ट हैव टू लुक एट द हेडिंग और आपको वो कॉन्सेप्ट सारा समझ आ जाना चाहिए। जहाँ पे N है वो अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप है ही अमोनिया की नाइट्रोजन की वजह से, तो दिस इज N टर्मिनल।
एंड जहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप का कार्बन है बिल्कुल लास्ट वाला, उसको हम सी टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। दैट सी, अब हम इस सी टर्मिनल को जनरलाइज अब करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज द अमाइनो ग्रुप, दिस इज द साइड चेन, ऑरेंज वन एंड पिंक वन इज कार्बोक्साइल ग्रुप। दैट इज द रीजन, या जहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है इसको हम एन टर्मिनस कहेंगे, एन टर्मिनल कहेंगे, और बीच में जो भी कार्बन की आर चेन जो चेंज हो रही है वो सब कुछ, और यहाँ पे हमारे पास सी टर्मिनल आ गया, कार्बोक्साइल का कार्बन टर्मिनल, ठीक हो गया। सी फॉर कार्बोक्साइल, कार्बन कार्बोक्साइल ग्रुप वाला टर्मिनल, और एन फॉर नाइट्रोजन का टर्मिनल जो कि अमाइनो ग्रुप वाला हो गया। दो टर्म्स यहाँ लिखी हुई थी। अब आप यहाँ देखें कि सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर से पेप्टाइड बॉन्ड बना एन टर्मिनल और सी टर्मिनस। सी टर्मिनस से हमेशा हमारे पास ओ एच रिलीज होगा और एन टर्मिनल से एच रिलीज होगा, और हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड इट केम इनटू बीइंग। समझ आ गई पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह हो रही है। यहाँ पे देखें, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। अगर हम डाइपेप्टाइड देखें तो दो अमाइनो एसिड दे ज्वाइन टुगेदर। ग्लाइसिन में हमने पढ़ा था कि अगर H अटैच होगा R की जगह तो दिस इज ग्लाइसिन, अगर CH3 अटैच होगा R की जगह तो इट विल बी एलेनिन। अब ग्लाइसिन एंड एलेनिन, दीज आर टू मोनोमर्स, टू अमाइनो एसिड, दे ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल बी डाइपेप्टाइड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, दो अमाइनो एसिड है। अगर तीन अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे, ग्लाइसिन 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 सेम टाइप के हैं, ठीक है। आर चेन की जगह H अटैच है, आर चेन की जगह H अटैच है, H अटैच है, तो द बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टू बॉन्ड्स एंड थ्री मोनोमर्स, थ्री अमाइनो एसिड, दैट विल बी अ ट्राइपेप्टाइड। आई होप आई एम क्लियर अप टिल दैट पॉइंट। अब हमने बेसिकली हमारा रिकैप क्या था कि हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड दे जॉइन टुगेदर टू विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स टू मेक अ प्रोटीन। जिस प्रोटीन की मर्जी है, प्रोटीन की जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो चाहे अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाए, चाहे वो दूसरे प्रोटीन के साथ फोल्ड करे, अल्फा हेलिक्स बनाए, बीटा शीट्स बनाए, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नीड रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। सो लेट्स कंपेयर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में क्या है। इस तरह लाइन में ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है, दे अरेंज टुगेदर, arginine, phenylalanine, glycine, etc. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स होती है, अल्फा हेलिक्स इस तरह और बीटा शीट्स दे जस्ट zigzag अराउंड। टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है जो हमें एक्स वाई जी पूरा तीनों डायमेंशन में नजर आता होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर भी, क्वाaternary स्ट्रक्चर भी 3D है, लेकिन मल्टीपल प्रोटीन की चेन्स हमारे पास अटैच होती हैं। समझ आ गई यहाँ तक। द पर्पज ऑफ रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन इज दैट, एक हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम क्रैम करें, दूसरी चॉइस हमारे पास है कि या तो हम उस चीज को याद करें बैठ के, ठीक है। एंड आई सिंस आई डोंट लाइक क्रैमिंग, नाइदर क्रैमिंग नोर जस्ट कॉन्टिन्यूस रीडिंग, अपने दिमाग को जस्ट बर्डन अप करने का नाम है। सो एक और तरीका जो हम मिडवे निकालते हैं वो ये है कि हम चीज़ों को रिपीट करते हैं। वी जस्ट रिपीट आवर बायोलॉजी लेसन एट 2 AM, at 3 in the evening at 5 PM, and in the next morning at 7 AM, and in the next evening at 6 PM. So अगर हम रेपिटेशन करें तो वो चीज़ हमें खुद ब खुद याद हो जाती है। ऐसे ही है। अब जिस तरह आप लोग देखें कि जाग रहे हैं सब लोग, मेरी बात सुन रहे हैं? कौन कौन है क्लास में? जी मैं सुन रहे हैं। आप लोग देखेंगे जिस तरह आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो आप लोगों ने कोई क्लास तो नहीं ली स्मार्टफोन यूज करने की? आप लोगों ने, किसी ने भी फेसबुक यूज करना नहीं सीखा कभी जिंदगी में। आप लोगों ने सीखा कहाँ से है स्मार्टफोन यूज करना? आप लोगों को कैसे आ गया व्हाट्सएप यूज कैसे करना है, जूम क्लासेस कैसे यूज करनी है? आप लोगों ने कोई डिग्री नहीं ली इसमें। द सीक्रेट बिहाइंड दिस इज दैट कि आप मास्टर हैं। अब आप लोग सोचें कि अपने पेरेंट्स से ज्यादा आप लोगों को फोन यूज करना आता है, मेरे पेरेंट्स से ज्यादा मुझे फोन यूज करना आता है, मुझे गैजेट्स यूज करनी आती है। वजह क्या है कि कॉन्टिन्यूस रिपीट होती है। मैं बार बार यूज करती हूँ मोबाइल फोन, में बार बार यूज करती हूँ लैपटॉप, ऐसा ही है। तो अगर हम किसी चीज को क्रैम ना करना चाहें, किसी चीज को रट्टा ना लगाना चाहें, तो हम उस चीज को हमें रिपीट करना चाहिए ताकि वो चीज हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अभी इस वक्त आई एम जस्ट ट्राइंग अनदर स्ट्रेटेजी कि आप लोगों को रेपिटेशन की वजह से ये चीज आपके माइंड में चली जाएगी, होपफुली जा रही होगी। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो गया किसी को? इफ आई एम सक्सेसफुल इन दैट ट्रिक, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो गया। NH2 वाज द अमाइनो ग्रुप, सेंटर में कार्बन, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन और फिर उसके साथ R चेन, और दूसरा हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच है। समझ आ गई? पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड्स के मोनोमर से मिलकर बनी है। these amino acid can repeat themselves and they can make a chain in the form of several arrangements. यहाँ पे different amino acids के names हैं, phenylalanine, leucine, serine, cysteine, ये भी हम देखेंगे। वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन I'll just give you a review. So learn biology not to be as a burden, just to be an interesting way of life, you can see.
हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का 20% जो मास है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो हमारी सेवरल चेन्स ऑफ प्रोटीन्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स नजर आ रही हैं, ग्लोबुलर भी हैं, आपको स्क्वायर शेप की, ट्रायंगल शेप की नजर आ रही होंगी. दीस आर ओनली 20 टाइप्स, दे रिपीट अगेन एंड अगेन टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन दैट आर मेकिंग अप आवर बॉडी सिंपली. हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी डिफरेंट 20 अमीनो एसिड्स हैं, इनकी हमारे पास डिफरेंट है तो 20, और इनकी कैटेगरीज हैं, आप काउंट कर सकते हैं, ये 20 है. यही बार बार ज्वाइन होकर हमारी एक एग की जो एल्ब्यूमिन है वो बना रहे हैं. हमारी बॉडी के जितने भी मायोग्लोबिन है जो हमारे मसल्स में है, वो प्रोटीन भी इन्हीं 20 के स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बन रही है. हमारी बॉडी के वट एवर प्रोटीन दैट इज इन आवर बॉडी इन्हीं 20 से बन रही है, इनके अलावा कोई और प्रोटीन अमाइनो एसिड नहीं है. अब आप यहाँ देख सकते हैं कुछ नॉन पोलर है. नॉन पोलर का मतलब है कि इनके कोई स्पेसिफिक पोल्स नहीं है, दे आर जस्ट दे आर हैविंग अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्साइड ग्रुप. कुछ जो है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज जो है वो डोमिनेंट है, तो ये पॉजिटिव ही कंसीडर की जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इतना डोमिनेंट नहीं है. ये नेगेटिवली चार्ज है, इनके ऊपर 2 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव डोमिनेंट हो जाएगा. ये हमारे पास पोलर है, इनके पास ये बड़ा मॉलिक्यूल है, और दूसरा कि ये पोलर हम इनको कंसीडर करते हैं. नॉन पोलर ऐसे हैं कि ये नॉन पोलर है और ये जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो इनकी बेस पे हमने जो हम लोग यूज करने लगे हैं अपने टॉपिक में, दैट इज ग्लाइसिन, जिसमें एक हाइड्रोजन अटैच होता है, एलानिन जिसमें CH3, ये देखिए नजर आ रहा है आपको, CH3 3 मॉलिक्यूल अटैच है, इस पे 1 मॉलिक्यूल व्हाइट अटैच है. और हम एक वेलिन भी यूज करेंगे और दूसरा अमीनो एसिड यूज करेंगे ग्लूटामिक एसिड. बस हम ये 4 यूज करेंगे, ठीक है. ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन एंड ग्लूटामिक एसिड. कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन आप लोगों को पता होगा कि इट इज समथिंग विच इज चेंज्ड. चेंज का मतलब है कि जो हमारा डीएनए है उसके ऊपर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो विच इज मेकिंग यू योरसेल्फ के इफ दिस इज कुरुतुलैन का आई कलर ब्राउन है, so that information is in every cell of कुरुतुलैन's body कि उसके जो आई कलर है वो ब्राउन होना चाहिए, ठीक है. तो अगर उसकी जीन्स में कोई भी म्यूटेशन आएगी, म्यूटेशन किस चीज की वजह से आती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन की, या कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए का हमारा उसका मैसेज चेंज हो जाता है, और हमारा ऑब्वियसली जब वो एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, वो कलर चेंज कर देती है. जस्ट लाइक हमारी आईज के अंदर प्रोटीन है रोडोप्सिन. अब उस रोडोप्सिन प्रोटीन के अंदर जीन्स जो है, हमारा जो आई का रेटिना है, इसमें हमें जो किसी की आईज ब्लैक है, किसी की ब्लू है, आइरिस जो होता है जो लोगों का कलर होता है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है, तो दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑन द डीएनए ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. सो उस डीएनए में अगर चेंज आएगी तो उस बंदे का ऑब्वियसली उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी. सो पॉइंट म्यूटेशन इट इज अ जेनेटिक म्यूटेशन जो कि जीन्स में होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो चेंज होती है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड. अभी इस पे आपने कंफ्यूज होना, हम डीएनए का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म भी क्लियर हो जाएंगी. इंसर्टेड और डिलीटेड, कोई बेस जो है वो डिलीट हो जाए, कोई एक्स्ट्रा आ जाए, इंसर्ट हो जाए, या फिर चेंज हो जाए, किसी दूसरे से एक्सचेंज हो जाए, और हमारा जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है वो चेंज हो जाए, तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. पॉइंट म्यूटेशन हैव सेवरल इफेक्ट्स ऑन द बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन वेयर द म्यूटेशन ऑकर. हमें पता लगेगा कि म्यूटेशन हुई किस जगह है, अब किस प्रोटीन में, किस अमाइनो एसिड के अंदर. फॉर एग्जाम्पल एक अमाइनो एसिड था पोजीशन 3 पे, पहले वेलिन, ग्लाइसिन ग्लाइसिन वेलिन ग्लाइसिन, तो जो वेलिन था उसकी जगह दोबारा से ग्लाइसिन आ गया और वेलिन जो है वो डिलीट हो गया. तो एक अगर बेस चेंज हो जाए तो उसको म्यूटेशन को हम कहते हैं कि ये पॉइंट म्यूटेशन है. इफ म्यूटेशन ऑकर्स इन द रीजन ऑफ द जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग अ प्रोटीन, हमारी जो रीजन ऑफ द जीन है जिसने कोड करना हो पर्टिकुलर प्रोटीन को, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो हमारा अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ देखें, ये डीएनए का हमारा सीक्वेंस है TGCA. ये डीएनए की जो बेसिस है हमारे पास, थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यही 3 बेसिस रिपीट होती हैं. जिस तरह 20 अमीनो एसिड रिपीट होते हैं, यही 3 बेसिस डीएनए में रिपीट होती हैं. अब यहाँ पे गुआनिन की जगह यहाँ पे हमारे पास साइटोसिन आ गया, एक अमीनो एसिड एक्सचेंज हो गया, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें ना कि नॉर्मल स्ट्रक्चर G था, लेकिन अब जब म्यूटेशन हुई है, म्यूटेशन के बाद TGCATT, इस G की जगह दोबारा से C आ गया, अब म्यूटेशन हो गई. अब आप देखें, हम जो पढ़ रहे थे ओरिजिनल सीक्वेंस हमारे पास था C के बाद T आना था, लेकिन जब म्यूटेशन हुई उसकी वजह C के बाद दोबारा C आ गया, म्यूटेशन हो गई है जी. इस म्यूटेशन की वजह से कुछ म्यूटेशंस इतनी लीथल होती है क्योंकि वजह से डिजीज कॉज हो जाती है. उन डिजीज में से एक डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया. एनीमिया इट इज एन इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर. हमारे जो
ब्लड है उसके अंदर 2-3 टाइप के सेल्स होते हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं और एक प्लेटलेट्स होते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स का जो डिसऑर्डर होता है उसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और जिसमें क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो हेल्दी नहीं रहते, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है कि नॉर्मल हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं कि आपको पता है हमारी ब्लड वेसल्स कितनी थिन है। अगर किसी को इंजेक्शन आप लोगों ने कभी देखा हो तो इंजेक्शन की नीडल से भी बहुत थिन होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, और हम लोग प्रेफर करते हैं कि बड़ी ब्लड वेसल्स के अंदर ही इंजेक्शन लगाया जाए, जो हमारी इधर आर्म पिट पे होता है, इधर कभी लगाते हैं। और मेनली होता है कि बड़ी वेन जो कि विजिबल हो इजीली उनमें ही इंजेक्शन लगाया जाए ताकि हमें कोई मसला ना हो कि इंजेक्शन सही लगाए नहीं। सो रेड ब्लड सेल्स इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर से भी फ्लेक्सिबली गुजर जाते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो तो हो रहा है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन, इसका मतलब ये कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, ये आप लोगों को पता था कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है और वो जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है हम उसको HbA से रेफर करेंगे, और जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है जो डिजीज्ड हीमोग्लोबिन हम उसको HbS कह देंगे, फॉर सिकल सेल एनीमिया, जस्ट टू नेम इट। अब हमारे जो सेल्स जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होगा उसके जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो सिकल शेप होंगे। मतलब जिससे आपको ये नजर आ रहा है ये सिकल से शेप है, कि पूरा राउंड नहीं है, ऑब्वियसली एबनॉर्मल है, डिजनरेटेड है। अब क्या हुआ, एक तो ये स्टिफ हो जाते हैं और स्टिकी होते हैं, स्टिकी होने की वजह से ये ब्लड वेसल्स में क्लॉट कर जाते हैं, और कभी कभी हमारी बॉडी में लिम्स में ऑर्गन्स में क्लॉट बना देते हैं, जिसकी वजह से पेन होती है और ऑर्गन भी डैमेज हो जाता है। और कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से बंदे की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, होता क्या है, हम इसको एनीमिया क्यों कहते हैं? एनीमिया का बेसिकली मतलब होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड। अब जब ब्लड सेल्स जो है डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, नॉर्मल ऐसे थे, अब सब के सब डिजीज की वजह से श्रिंक होने लग जाएंगे। इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो ही रहा है कि नहीं? स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि ब्लड के अंदर पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल इसके एक्सपेंड हुआ था। अब ब्लड जो है वो श्रिंक हो गया, ब्लड से हीमोग्लोबिन भी डिस्टर्ब होगी, तो वो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेगी जो उसका काम है, और हमारी जो पर्सन होगा उसके उसके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नॉर्मल ब्लड तो वही है ना जो ऑक्सीजन कैरी करे जिसके पास हीमोग्लोबिन है। सो नॉर्मल ब्लड इस तरह फ्लो करेगा, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होगा उसके ब्लड जो है वो ये जो एबनॉर्मल ब्लड सेल्स है, सिकल सेल ब्लड सेल्स, वो ब्लॉक करे होंगे आर्टरीज को, वेन्स को, और नॉर्मल जो ब्लड सेल्स है वो भी पास नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो की ब्लॉकेज हो जाएगी। Let's have a look at this video. ये देखिए आप लोग की हीमोग्लोबिन की किस तरह आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के, और इतने सारे नॉर्मल नॉर्मल शेप में कि ये अलग अलग ग्रेन्यूल्स हैं। जैसे ही डिजीज होगी तो आप देखेंगे किस तरह एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे अपने ऊपर।
मैम वीडियो की आवाज नहीं आ रही। Why? बिल्कुल भी नहीं आ रही। जी मैम बिल्कुल भी नहीं आ रही। No, ma'am. आहा, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मीटिंग भी एंड होने वाली है। नो। अच्छा, ये मीटिंग लेसन 1 मिनट की रह गई है। मिस जो आज लेसन करवाया प्लीज ये मतलब कि कर देंगी सेंड? जी जी। रिकॉर्डिंग तो की है तो आप प्लीज कर दें। What shape are your cells? Squishy cylinders? Jagged zigzags? You probably don't think much about the bodies of these building blocks, but at the microscopic level, small changes can have huge consequences. And while some adaptations change these shapes for the better, others can spark a cascade of debilitating complications. This is the story of sickle cell disease. Sickle cell disease affects the red blood cells, which transport oxygen from the lungs to all the tissues in the body. To perform this vital task, red blood cells are filled with hemoglobin proteins to carry oxygen molecules. These proteins float independently inside the red blood cell's pliable donut-like shape, keeping the cells flexible enough to accommodate even the tiniest of blood vessels. But in sickle cell disease, a single genetic mutation alters the structure of hemoglobin. After releasing oxygen to tissues, these mutated proteins lock together into rigid rows. Rods of hemoglobin cause the cell to deform into a long, pointed sickle. These red blood cells are harder and stickier and no longer flow smoothly through the blood vessels. Sickled cells snag and pile up, sometimes blocking the vessel completely. This keeps oxygen from reaching a variety of cells, causing the wide range of symptoms experienced by people with sickle cell disease. Starting when they're less than a year old, patients suffer from repeated episodes of stabbing pain in obstructed vessels supply the brain. The patient could even suffer a stroke. Worse still, sickled red blood cells also don't survive very long. कि how the hemoglobin molecule is being affected, जिसकी वजह से जो red blood cells हैं, they all whole cell इसकी जो shape है, it will alter from globular to sickle shape. And in the video which is showing us that those affected cells, they were clogging around the blood vessels that were blocking the passage of blood cells or even of the normal blood cells. So let's come to know about hemoglobin molecule. Each hemoglobin molecule, it is made up of 4 heme groups surrounding a globin group. Heme contains iron and give red blood cell red color to the molecule. Hemoglobin की वजह से blood cell will be appearing red. Globin consists of 2 linked pair of polypeptide chains. Remember that when we study polypeptide chains जो है हमारे पास hemoglobin molecule पास 2 हमारे पास दो चेन्स हैं. एक अल्फा चेन्स है, अल्फा जो अल्फा हेलिक्स चेन थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, दूसरी बीटा प्लेटेड शीट्स है ये जो हमारे पास नजर आ रही है. सो बीटा इसके पास टोटल 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. अब म्यूटेशन किस में है? बीटा चेन के अंदर हमारे पास म्यूटेशन है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, जो इसके स्ट्रक्चर को वो कर रही है, कंट्रोल कर रही है. अब ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंटेनिंग 1 आयरन इन इट, एंड इस आयरन का जो फंक्शन है इज दैट आयरन इज सपोज टू कैरी आउट ऑक्सीजन जो हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड की जाती है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसा, और नॉर्मल रेड ब्लड सेल विल अपीयर लाइक दिस, while abnormal hemoglobin molecule में hemoglobin they aggregate together and hemoglobin molecule it will deform the red blood cells and we call them sickled cells. Now, in case of anemia, what is happening? Normal blood cells are less in number, so we call it as it is also a blood deficiency. जो abnormal blood cells हैं, उनके अंदर abnormal hemoglobin है. Normal blood cells हैं, उनकी जो normal hemoglobin है, it is scattered in the form of granules. So the causes of sickle cell anemia is usually point mutation in beta chain of hemoglobin. Remember we studied that hemoglobin के अंदर 4 chains हैं, 2 alpha 2 beta. तो mutation हुई है वो किस में हुई है?
बीटा चेन के अंदर। और जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है जो कि अफेक्टेड है, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो HbA, हम इसको नॉर्मल कह रहे हैं। NHPS एंड HbA डिफर ओनली इन वन अमाइनो एसिड, ये भी अभी हम देखेंगे। ग्लूटामिक एसिड, अब जो अमाइनो एसिड है उसमें हुआ क्या है, तो ग्लूटामिक एसिड था, अमाइनो एसिड की जो फॉर्म हमने पढ़ी है एक, इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट द पोजीशन 6 इन बीटा चेन। पोजीशन 6 का मतलब क्या है कि 6 अमाइनो एसिड्स हैं। लेट मी ड्रॉ इट हियर और जस्ट टेक द एग्जांपल। पोजीशन 6 का मतलब क्या है? You can take it in your mind. For example, 1 2 3 4 5 6 7. So if you make it a polypeptide chain, I'll try to make it here. This is the polypeptide chain. इसमें amino acid they are linked together. Is that true? अब यहाँ पे अमाइनो एसिड नंबर 6 यहाँ पे होना चाहिए था 1 2 3 4 5 6. So that molecule, this one is, it has to be valine, all right, but जब पॉइंट म्यूटेशन हुई है तो दैट वेलिन, इसकी जगह वेलिन होना चाहिए था नॉर्मल चेन में, ठीक है। जो अभी ये म्यूटेटेड हुई है, म्यूटेशन के बाद ये वेलिन यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड आ गया, हम यहाँ पे इसको G से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सो पॉइंट म्यूटेशन में बीटा चेन के अंदर पोजीशन 6 पर वेलिन की जगह वेलिन, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ऑलराइट। ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारे पास यहाँ देखिए ना, इसकी जगह ओके ये सिकल सेल है तो इसमें यहाँ पे होना ग्लूटामिक एसिड चाहिए था, जो कि अब यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया है, वेलिन, ठीक हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट पॉइंट म्यूटेशन। अब इस वेलिन की वजह से हुआ क्या, हमारे पास डीएनए में हमारे पास आरएनए, डीएनए हमारे पास है CGATGC। अब ये मैसेज हमारे पास नॉर्मल जब इसको ट्रांसलेट होना था, आरएनए बना, आरएनए से GAG बना, GAG। अब ये हमें आपको न्यूक्लियोटाइड विल स्टडी इन द डीएनए टॉपिक। तो अब यहाँ पे हमारे पास GAG का मतलब था, GAG रीड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास U रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गए, और ये म्यूटेंट प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन की वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल इस तरह से दिखाई नहीं देंगे, वो सिकल्ड हो जाएंगे इस तरह से, उनके अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विल नॉट बी इन नॉर्मल स्टेट। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट सिकल सेल एनीमिया। Here's another video. Sickle cell anemia and hemoglobin S. Erythrocytes, or red blood cells, are the human body's means of delivering oxygen to various tissues and organ systems. Red blood cells acquire their red coloration and are able to carry and deliver oxygen throughout the body due to their rich supply of the protein hemoglobin. Hemoglobin is formed from two types of protein subunits, 2 alpha globins and 2 beta globins. Sickle cell anemia is a genetic mutation that results in the production of sickle cell hemoglobin, also known as hemoglobin S. When the erythrocyte encounters hypoxic conditions, hemoglobin S polymerizes and changes from a globular tertiary structure to fibrous filaments. These filaments then cluster together, distorting the cell membrane and forming a sickle shape rather than the typical disc structure. The irregular sickle shape increases the likelihood that the erythrocytes will become lodged and occlude small blood vessels, which could lead to vessel inflammation, pain, as well as tissue damage. So that was all about sickle cell anemia और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कितना जरूरी है। यू कैन सी है कि अगर एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लगा है, तो कितनी बड़ी एबनॉर्मेलिटी आई है कि ब्लड सेल्स ही एबनॉर्मल हो गए एंड द पर्सन बिकम एनीमिक। उसका जो सिम्टम्स होंगे वो ये होंगे कि ही और शी अपीयर्स येलो, और भी डिफरेंट, अगर ब्लड क्लॉगिंग हो गई है ब्रेन के अंदर ऑब्वियसली तो स्ट्रोक हो जाएगा और विद इन सेकेंड्स द मैन इज डेड। इसके अलावा अगर हार्ट में कहीं क्लॉगिंग हो गई है इन्हीं स्टिकी सेल्स की वजह से, तो आप देखें कितनी ज्यादा हार्ट अटैक भी हो सकते हैं और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं सिर्फ इस एक अमाइनो एसिड की एक्सचेंज की वजह से। ऑब्वियसली हुआ अमाइनो एसिड से ही एक्सचेंज है, लेकिन अब देखें कितना बड़ा डिसऑर्डर है, और ये अगर ये जेनेटिक होता है तो इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो जो चिल्ड्रन होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, तो वो दे डू नॉट इवन सर्वाइव फॉर द एज ऑफ 6 to 7 इवन, ठीक है। तो एनीमिया इज अ बिग प्रॉब्लम, सो डू नॉट टेक प्रोटीन सो लाइटली। अमाइनो एसिड सीक्वेंस दे माइट साउंड स्वीट बट दे आर नॉट।
अब हम एक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की तरफ आते हैं. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन? हम प्रोटीन्स को बेसिकली 2 फॉर्म्स में क्लासिफाई करते हैं. वो तो 4 स्ट्रक्चर से जो हमने पढ़े थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. अब हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. One is globular proteins, other one is fibrous proteins. Fibrous proteins are those proteins that appear in the thread-like form, just like your hair. You can see your hair are the examples of fibrous proteins. Now, fibers, what do you mean? Fibrous protein में होता क्या है कि एक amino acid chain है. It may be alpha helix, it may be beta plated. You can see here amino acid A, amino acid B, amino acid C, amino acid D. और फिर दूसरी चेन, तीसरी चेन. चेन्स जो है they are just upright. All right. For example, just like you make your hair in the form of braid, so you take one fiber, you take another fiber. So let me draw it here. Okay, when you make your braid of your hair, you just take one line of hair, arrange it here, other one here, and other one is here. So this is known as fibrous or linear shape proteins. All right, they do not make a globular structure. And in case of globular proteins, where you can take example as when you fix some thing inside a circular ring, the chain it may arrange itself in globular shape, but not in linear fibrous form. Is that clear? So what is more about fibrous and globular proteins? We have to look in the we have to make the comparison. ये क्वेश्चन obviously short question में भी आता है जिसके अंदर हमें पता लगना. हमने अब देखिए जैसा मैंने आपको क्वेश्चन में आज AFL ने बताया कि you have to explain each and every property of both terms. If you are going to explain the shape, it doesn't matter कि आप ये पहला property इसका column show करें. अगर करें तो it is good, more than good. अब देखिए first point पे आप explain करेंगे इनकी shape कैसी है. Fibrous protein की shape, they appear long and linear and narrow. While globular proteins, as the name suggests, they are globular or circular, yes, and rounded and spherical shape. Second, you will explain the role. The role of fibrous protein is that they are providing structural support and strength and support to the tissues in which they are present. And globular proteins, they are having functional role or catalyst as a role. They play a role as a catalyst and transport. Transport पे अभी हमने example पढ़ी है globular protein की, hemoglobin. हीमोग्लोबिन इज ऑफ एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन. अब वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है? ऑक्सीजन. और ट्रांसपोर्ट किस तरह कर रही है? ब्लड के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर ट्रेवल करती है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को कैरी करके उसको ट्रेवल करती है. सो ट्रांसपोर्ट का फंक्शनल रोल हो गया हीमोग्लोबिन का. नाउ सॉल्युबिलिटी, मोस्टली जो फाइब्रस प्रोटीन होती है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, while globular proteins they are insoluble, while globular proteins they are mostly soluble. जैसा आपके हेयर हैं, आप लोगों ने कभी सुना कि किसी के बाल डिसॉल्व हो गए हैं पानी में, या आपके नेल्स के अंदर प्रोटीन होती है ये केराटिन प्रोटीन, तो कभी भी डिसॉल्व नहीं होते. दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल, while globular proteins they are soluble. soluble है तभी तो ब्लड के अंदर, ब्लड की फॉर्म में जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, इन सब चीजों को. सेकंड हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. हमारे पास अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो रेपिटेटिव होता है, बार बार रिपीट होते रहते हैं अमाइनो एसिड इन द लीनियर फॉर्म. इन सीक्वेंस में है जैसे हमारे पास है सीक्वेंस बन जाएगा कि ग्लाइसिन एलेनिन, ग्लाइसिन एलेनिन ग्लूटामिक एसिड. अब दोबारा से आएगा, रिपीट होगा ग्लाइसिन एलेनिन, ग्लाइसिन एलेनिन ग्लूटामिक एसिड. तो एक सीक्वेंस बनेगा, उसी सीक्वेंस को ये रिपीट करेंगे. ठीक हो गया. अब हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स में इट डजंट हैपन दैट वे. इसमें होता है कि इरेगुलर अमाइनो एसिड जो है वो सीक्वेंस में अरेंज होते हैं. ग्लाइसिन एलेनिन वेलिन ग्लूटामिक एसिड, दोबारा से ग्लूटामिक एसिड वेलिन, सीरीन ल्यूसीन आइसोल्यूसिन. तो इरेगुलरली कोई सीक्वेंस नहीं है उसको रिपीट करने में. होंगे रिपीट, लेकिन किसी खास सीक्वेंस में रिपीट नहीं होंगे. लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, और ये मोर सेंसिटिव टू हीट एंड टेम्परेचर है. ग्लोबुलर प्रोटीन दे आर मोर सेंसिटिव. हमारा एग्जांपल हमारे पास है कोलेजन प्रोटीन और केराटिन प्रोटीन. इसके अलावा हीमोग्लोबिन, इंसुलिन और कैटालेज एंजाइम जो है ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल है. एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन, दैट इज व्हाई कैटालेज इज हियर. सो इंसुलिन आप लोगों ने सुना होगा कि इंसुलिन जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं. कमिंग टूवर्ड्स कोलेजन, कोलेजन फाइबर का भी हम रोल भी पढ़ेंगे. बेसिकली है क्या कि दिस इज, यहाँ आपको पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है. दिस इज द वन चेन, this is second, and this is third chain. So these three chains are arranged in a linear fashion to make collagen protein. Now in the case of globular protein हमने example पढ़ी hemoglobin की. अभी हमने structure भी देखा था, 4 chains हैं, 2 alpha, these are, and 2 beta. These 2 are beta chains, brown and light brown, dark brown, and these pink and purple, these are alpha chain. Mutation किस में हुई थी? Beta chain की position 6 पर in case of sickle cell anemia.
if you guys remember. So we are going to discuss the types of protein and their role. If you guys have any question up till now, किसी भी topic में नो मैम समझ आ गया है। आगे कुरुतुलैन आपको कुरुतुलैन and Kurutulan Malik, you are continuously जी silent. जी Kurutulan Malik, why are you silent? If you have any question, you can ask. हम next topic start करने लगे हैं अब. You can look at it at your textbook page number. Open chapter number 2, and you will look at it at page number 56. Page number 56. This would be the last page of our today's lecture. ठीक है, इसमें हम प्रोटीन्स का रोल पढ़ेंगे. हमारे पास बेसिकली प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स. ठीक है, और हमारी बॉडी को किस तरह ये इफेक्ट कर रही है, किस तरह हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्रोवाइड कर रही है, प्ले कर रही है, तो वो हम अभी स्टडी करेंगे. So in the first paragraph, it is explains that proteins are very much important molecules in our body cells. They are involved in virtually all of the functions. Each protein within the body has specific function, and subproteins are involved in support of or composition of body parts, such as structural roles. जैसे हमारे physiological activities, body movement है, defense mechanism against germs, functional roles हमारे पास है कुछ several types of protein and their functions are which are given in the table. तो अभी हम ये टेबल डिस्कस करेंगे जिसमें हम लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड देन रोल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. नाउ इन आवर बॉडी इफ यू सी दैट द मसल्स इन योर आर्म्स there is a protein known as actin and myosin. They are helping in you in contraction of your muscles in the movement of your body. Secondly, हम देखें इंसुलिन as a hormone जो हमारी बॉडी अगर हमें शुगर नहीं है, you must be thankful to Allah Pak क्योंकि you are born with normal physiology and you do not have any genetic disorder in your body क्योंकि genetic disorders they are untreatable. Science claims that it can treat every disorder but it cannot. So इंसुलिन हमारी बॉडी में है इसीलिए हमें डायबिटीज नहीं है. जिन लोगों को डिजीज होती है उनको ये प्रोटीन्स ये चीजें इंटेक करनी पड़ती हैं जस्ट टू स्टे अलाइव, जस्ट टू स्टे और टू फंक्शन नॉर्मल. इसके अलावा बॉडी हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है फंक्शन प्रोवाइड करती हैं हमें हमारी प्रोटेक्शन का. जिस तरह अभी आजकल पेंडेमिक चल रहा है तो जो लोग इससे इम्यून हो गए हैं तो वो एक तो वो लोग हैं जो इम्यून हो चुके हैं, दूसरे वो लोग जो इफेक्ट होने के बाद इम्यून हुए हैं, तीसरे वो लोग जो अफेक्ट होके दे जस्ट डाई बिकॉज देयर बॉडी और देयर सिस्टम इज नॉट इनफ. उनकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक देम सर्वाइव. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने अभी हीमोग्लोबिन का रोल पढ़ा कि ब्लड में किस तरह हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर. आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में आ गए कि इन योर स्कूल लाइफ यू यूज्ड टू प्ले दैट गेम, यू जस्ट टाई आउट द थ्रेड अराउंड योर फिंगर और आफ्टर सम टाइम यू सी दैट योर फिंगर द टिप ऑफ द फिंगर इट बिकम्स ब्लू. व्हाई इज दैट सो? हैव यू गाइस एवर थिंक कि ऐसा क्यों होता है कि फिंगर ऊपर से ब्लू क्यों हो जाती है? एनीवन वांट टू आंसर? आयशा, कुरुतुलैन एंड कुरुतुलैन मलिक, कभी किए ये ट्राई? नहीं किया. हम लोगों ने तो किए. वो अगर हाथ पे आप फिंगर टिप पे भी अगर आप अभी ट्राई करके देख सकते हैं, आप एक थ्रेड उसको गोल गोल उसको बांधे और कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स 1 मिनट के लिए उसको छोड़ दें तो आपकी जो फिंगर टिप होगी वो ब्लू होना शुरू हो जाएगी. उसकी रीजन क्या होगी कि हमारी फिंगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है कॉन्टिन्यूसली हार्ट पर पंप कर रहा है ब्लड को और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही है क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरी करी. अब हम जिस तरह ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं टाइटली उस थ्रेड को बांध के, जिसकी वजह से ऊपर से जो टिप है उसको उस तक ब्लड नहीं जा रहा होता, बहुत स्लो अमाउंट में जा रहा होता है, ऑक्सीजन कम जा रही होती है. ऑक्सीजन की कमी की वजह से दैट फिंगर टिप अपीयर्स ब्लू. So from that point you can understand that blood circulation कितनी जरूरी है to every tip of the body and we are still unthankful to God कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है. Just because हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे पास हैं and we must be thankful to that. क्योंकि आप लोगों को आजकल पेंडेमिक के सीन में ये सीन चल रहा है कि जो भी बंदा अफेक्ट होता है उसको वेंटिलेटर की जरूरत होती है बिकॉज इस वायरस के अंदर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है. अभी जो हम लोग को सिम्टम्स पता है तो हो क्या रहा है कि एक इधर मैंने शायद ट्विटर कोई ट्वीट पढ़ी थी, उस पे था कि एक बंदा ही गॉट रिकवर्ड फ्रॉम द वायरस
और उसने कोई 2 हफ्ते ही spent those 2 weeks in the hospital, and after 2 weeks on his discharge, the management they hand him over the bill. उस bill पे जो उसकी amount थी वो लिखी थी कि आपके 7 lakh rupees लगे हैं for your 2 week stay. And that person was too much surprised, not because the bill was high, because he could afford that. He was surprised that that oxygen which we are getting free from our environment, which Allah Paak is giving us free of cost, अगर अब हमने अगर वो in this world अगर हमें उसको लेना पड़ गया in the form of ventilator, तो उसको हमें 2 हफ्ते के लिए इतने पैसे पे करने पड़ गए. अगर अल्लाह पाक हमें उसके लिए, अल्लाह पाक make us pay, obviously he can do everything. So अगर वो हमें पे करने पे गए, हम जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है हम उसका शुक्र नहीं अदा करेंगे, और जब हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि that is that much valuable कि जिसको हम कुछ समझते ही नहीं है. If you are alive, if you are healthy, you must be thankful. ऐसा ही है. So ये ट्रांसपोर्ट मुसलसल चल रही है हमारी बॉडी में, हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिल रही है. So that is the reason behind this is that हमारी जो बॉडी है उसका फंक्शन अननोइंगली, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन ऐसे चल रहे हैं जो हमें पता भी नहीं है कि हमारी बॉडी में ये हो रहा है और ये नेसेसरी है just to stay alive. बहुत सारे एंजाइम्स हैं that are helping our body to perform functions such as ribisco enzyme, ferritin. This is इसके अंदर भी स्टोरेज, ये फेरेटिन हीमोग्लोबिन की तरह स्टोरेज का, हमारे इसके अंदर आयरन जो है वो स्टोर हो रही है, ऑक्सीजन स्टोर करता है ये. इसके अलावा स्पाइडर सिल्क जो हमारे पास है, जो हम सिल्क पहनते हैं, जो आर्टिफिशियल सिल्क, लेकिन जो नेचुरल सिल्क होती है वो सिल्क वर्म्स होते हैं, वो इसको सिंथेसाइज करते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन थ्रेड ये बनाते हैं जिससे सिल्क बनती है. रोडोप्सिन हमारी आई के अंदर होते हैं जो हमारे आई को, हमारी विजन को इनहेंस करते हैं. ठीक है, तो ये सब रोल्स हैं प्रोटीन के. कुछ स्ट्रक्चरल रोल्स हैं जैसे ये मायोग्लोबिन हो गया और हमारे पास रोडोप्सिन हो गया, ये सिल्क हो गया. लेकिन कुछ फंक्शनल रोल्स है जैसे हीमोग्लोबिन का रोल है, जैसे इंसुलिन का रोल है, इम्यून सिस्टम का रोल है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का. सो वी आर गोइंग टू स्टडी देम ईच ऑफ देम इंडिविजुअली. स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या है? एक तो कोलेजन, दूसरा इलास्टिन, केराटिन एंड हिस्टोन. हमने ये पढ़ा कोलेजन क्या चीज है? इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन की टाइप है. यहाँ देख रहे हैं आपको ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन ये फाइबर प्रोटीन नजर आ रही है थ्रेड लाइक फॉर्म में, 3-4 फाइबर्स है, लीनियरली अरेंज्ड है. और ये हमारे नेल्स में दूसरा हमारे बेसिकली ये हमारे कार्टिलेज पे जो जॉइंट्स, हमारे नी जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स है, इनके जो अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको हम कोलेजन कहते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक हो गया, ये हमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. इलास्टिन हमारे पास एक और प्रोटीन है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द कनेक्टिव टिश्यू सच एज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. टेंडन्स कौन से होते हैं, लिगामेंट्स कौन से होते हैं? टेंडन्स दो स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो मसल्स को बोन से अटैच करते हैं. यू कैन सी हियर, ये जो हमारा बाइसेप का मसल है ये हमारी रेडियस के साथ अटैच हुआ हुआ है. ऐसा ही है, तो ये मसल जो बीच में ये वाला मसल है, ये दिस इज नॉट फ्लैश, दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज नोन एज इलास्टिन. इलास्टिक भी है, हम अपना हाथ पुल करते हैं तो ये इलास्टिक रहता है, हमें स्ट्रेच फील नहीं होता हाथ में. दूसरा लिगामेंट्स. लिगामेंट्स ने स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है जो हमारी दो बोन्स को ज्वाइन कर, जैसे ये 2 बोन्स हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए ये लिगामेंट है. जो हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स के जो सेक्शंस है हमारे पास, हर सेक्शन ये 2 बोन्स ही है ना, ये 2 बोन्स ज्वाइन किस चीज से हुई है? लिगामेंट से. सो इलास्टिन जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन टिश्यूज को, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स को, ताकि ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करें. केराटिन इज अ मोस्ट फेमस प्रोटीन. ये कहाँ पे होती है? हमारे कवरिंग ऑफ हेयर्स और फेदर्स, हॉर्न्स, बीक्स एंड क्विल्स. क्विल्स बेसिकली आपने देखी होगी, स्पाइनी एंट ईटर एक वो है, एनिमल है. इफ यू गाइज लुक एट जियोग्राफिक चैनल, जियोग्राफिक, नेशनल जियोग्राफिक, उसके अंदर क्या होता है कि एनिमल्स की हिस्ट्री वगैरह होती है, वो ये लोग बताते हैं. तो उसमें केराटिन बेसिकली हेयर के स्ट्रक्चर को बता रहे हैं, फाइब्रस प्रोटीन है नजर आ रहा है, और फिंगर नेल्स के अंदर भी वो भी केराटिन से बने होते हैं. सो प्रोवाइड करता है कवरिंग टू हेयर, नेल्स, फेदर्स, हॉर्न्स, बीक्स ऑफ बर्ड्स एंड क्विल्स. हिस्टोन इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन. इट अरेंज डीएनए इनटू क्रोमोसोम. अब हमें ये पता है, अभी हम डीएनए का टॉपिक पढ़ेंगे फर्दर, उसमें हमने ये पढ़ना है कि डीएनए इट इज अ वेरी वेरी बिग मॉलिक्यूल. अगर इसको खोल दिया जाए तो इट विल कवर द होल अर्थ 6 टाइम्स. लेकिन उस डीएनए को एक सेल के अंदर जो कि इनविजिबल है, उसके अंदर और ही उससे भी छोटे न्यूक्लियस के अंदर पैक करना, दिस इज जस्ट अ मिरेकल ऑफ गॉड कि किस तरह डीएनए हर ऑर्गेनिज्म का, हर सेल के अंदर एक पर्टिकुलर डीएनए है. अब उस डीएनए को अरेंज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स है. जैसे आप देखें, अगर आपके घर में कोई पतंग उड़ाता हो तो जो डोर होती है जिससे पतंग उड़ाते हैं वो इट इज वेरी मच लॉन्ग, तो उसको अरेंज करने के लिए कि एक जगह रखने के लिए हम उसको किसी चीज के इर्द गिर्द रैप कर देते हैं.
इट कुड बी द स्पिरल व्हील या कोई भी चीज, ताकि वो कंसाइज हो जाए और हम उसको छोटी सी जगह पे बड़ी सारी डोर को रख सकें। इसी तरह डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो उसको रैप कर देते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये नजर आ रहे हैं आपको हिस्टोन प्रोटीन्स? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, 1 2 3 4 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके इर्द गिर्द डीएनए को रैप कर देते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन थोड़ा सा रैप, फिर दूसरा हिस्टोन प्रोटीन उसके गिर्द रैप 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 रैप, और पूरा क्रोमोसोम इस तरह अरेंज हो जाता है। सो हिस्टोन प्रोटीन दे अरेंज द डीएनए इनटू क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करी हमारी बॉडी को। फंक्शनल प्रोटीन्स में हमारे पास आती हैं एंजाइम्स जो फंक्शन प्ले करते हैं, हार्मोन्स आते हैं, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, फिब्रिनोजन, ओवल एल्ब्यूमिन और सेजिन। ये चीजें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, एज वी ऑल नो एंजाइम बेसिकली दे आर प्रोटीन्स, और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। बॉडी में अगर कोई कैटाबॉलिज्म होनी है, जैसे प्रोटीन इनटेक की उसकी ब्रेक डाउन होनी है तो वो कैटाबॉलिज्म है। अगर किसी चीज का बिल्डअप होने जैसे एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है तो दिस इज नोन एज एनाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म, जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो मेटाबॉलिज्म को हेल्प कर रहे हैं एंजाइम्स, दे स्पीड अप दोस केमिकल रिएक्शंस। तीसरी चीज हमारे पास है हार्मोन्स। हार्मोन्स भी कुछ ऐसे हैं जो प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं वो ग्लाइकेन्स होते हैं, शुगर्स होते हैं। लेकिन हार्मोन्स प्रोटीन्स भी होते हैं और हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। जैसे ग्लूकोज लेवल को, कैल्शियम लेवल, ग्लूकोज लेवल जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको हार्मोन ही तो है ना, इंसुलिन जो उनके अंदर नहीं होता जिसकी वजह से उनको डायबिटीज होती है, तो वो उस हार्मोन को इसके अलावा कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना, बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। तो ऑल टास्क दिस इज परफॉर्म बाय आवर हार्मोन्स। हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। सो ये हमारे पास प्रोटीन का रोल आ गया बेसिकली। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है? एंटीबॉडीज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लास 12:50 है आपका टाइम आज का? ओके। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। जब भी कोई फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है या एंटर होने की कोशिश करता है बॉडी के अंदर, तो ये उसको फाइट बैक करते हैं ताकि वो जो फॉरेन एंटीजन है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी आ जाए हमारे अंदर। अब जैसे आजकल जो पेंडेमिक है इसमें अगर किसी को थोड़ा सा बुखार हो जाता है या कोई भी चीज है तो उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जब रियल वायरस आपको अटैक करेगा तो आपको बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होगी और आपको वो पूरा डिजीज जो है वो नहीं होगी। यू कैन एस्केप फ्रॉम दैट। हीमोग्लोबिन हमने भी पढ़ी है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है और क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी समवट ये ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड। Now fibrinogen, it is a plasma it is found in blood plasma। जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा है उसके अंदर it is present and it is involved in blood clotting process। blood clotting process is very much important। अगर आपको कभी चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि your blood has to be clot in order to heal। so blood को क्लॉट करने के लिए fibrinogen ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कि अगर कहीं किसी को चोट लगती है तो एज सुन एज पॉसिबल क्लॉट बनना शुरू करता है और उसके ऊपर वाउंड हील होना शुरू होता है। जब ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है हमारे वाउंड साइड पे ताकि वो जल्दी से क्लॉट हो और हील हो जाए। ओवल एल्ब्यूमिन और सीजन ये हमारे पास एग वाइट में होती है। सीजन जो है मिल्क के अंदर होता है, मिल्क बेस्ड प्रोटीन है। बोथ ऑफ देम दे इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, ताकि जब अमाइनो एसिड हमें जिस भी टाइम प्रोटीन फॉर्मेशन की जरूरत हो वो अमाइनो एसिड प्रोटीन ज्वाइन करें पेप्टाइड्स बॉन्ड के थ्रू और प्रोटीन्स बनाएं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो टू समराइज आवर टुडेस टॉपिक। One of the 5 food groups is the meat, fish and eggs group. These foods all contain a nutrient called protein. Some foods in this group that you might eat regularly are chicken, ham, beef and salmon. It's not only meat and fish that contain protein. You can also find it in eggs and tofu, as well as in pulses such as lentils or beans. There are different kinds of proteins that do different important jobs. They are needed to help mend us when we are hurt and protect us from disease. They grow and repair our muscles, skin and hair, and they even help us to breathe. Some proteins are like the building blocks of your body. They are what your hair, nails, skin, muscles and organs, such as your heart, are made of. Other proteins help to protect you from getting ill by attacking germs and bacteria
that might make you unwell. There are even some proteins that help you breathe by carrying oxygen around your body. Because proteins are so important to our bodies, it's important to eat foods from this group every day. Luckily, there are lots of tasty ways to get enough protein. Perhaps you like to have an egg at breakfast time, some ham and cheese in your sandwich at lunch, and fish for your dinner. What are your favourite foods in this group? Okay. So that was all for today's topic. If you guys have any questions,